लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आईपीसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारी क्लास का तीसरा दिन है, जिसमें हमने सेक्शन 1 से 19 तक जो है सभी सेक्शनों को अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 20। आप अपना बैरेक्ट खोल लीजिए। हम बैरेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और समझेंगे सेक्शनों को। और बैरेक्ट में आप नोट करते हुए भी चलें, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा और जो आपको नोट करना है, या आप अपने हैंड नोट भी बना सकते हैं साथ के साथ। और एमपीसीजे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो अब हमें तैयारी जारी रखनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 20, यानी सेक्शन 20 जो डेफिनेशन का हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 6 से 52A। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो सेक्शन 20 जो है डिस्कस करता है न्यायालय की परिभाषा, यानी अब ये ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर जो डेफिनेशन खंड है 6 से 52 है, इसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें हमें आईपीसी में एक्स्ट्रा चीज़ों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स होती है, लेकिन वो एग्ज़ाम में बहुत कम आती है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स को ही हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 20 न्यायालय की डेफिनेशन देता है कि न्यायालय सबसे द्योतक है, विधि द्वारा सशक्त किया गया हर न्यायाधीश। यानी इसमें न्यायालय शब्द द्योतक है, किसका द्योतक है। पहला कंडीशन बताई गई है हर न्यायाधीश। दूसरा टर्म बताया गया है न्यायाधीशों का निकाय। अगर न्यायाधीशों का निकाय, यानी न्यायालय शब्द इस चीज का संकेत है या द्योतक है या अर्थ है, तो न्यायालय जो शब्द है वो समाहित है, यानी हर न्यायाधीश या हर न्यायाधीशों का कोई निकाय जो समूह है, यानी 3 या 4 या 5 न्यायाधीशों का जो निकाय है वह न्यायालय है। यानी इसमें बताया गया है कि विधि द्वारा सशक्त किए गए, यानी इनको अगर विधि द्वारा अपॉइंट किया गया है, विधि द्वारा इनको सशक्त किया गया है, तो जब वो ऐसी कंडीशन में जब उन्हें विधि द्वारा सशक्त किया गया है और वो न्यायिक कार्य कर रहे हैं, न्यायिक कार्य कर रहे हैं, किसी मामले पर जो है अपना न्यायिक कार्य कर रहे हैं, तो और उन्हें विधि द्वारा सशक्त किया गया है, तो वह न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। यानी वह किसकी परिभाषा में आते हैं? न्यायालय की डेफिनेशन में आते हैं कि हर न्यायाधीश या न्यायाधीश का निकाय जो विधि के द्वारा उन्हें न्यायिक कार्य करने के लिए अपॉइंट किया गया है, तो वह न्यायालय है। ये न्यायालय सेक्शन 20 जो है डिफाइन करता है। इंपॉर्टेंट टर्म कि न्यायालय से द्योतक है विधि द्वारा सशक्त किया गया हर न्यायाधीश और न्यायाधीशों का निकाय जब वह न्यायिक कार्य कर रहा है, तो वह न्यायालय की डेफिनेशन में आता है। आपको ये ध्यान रखना है टर्म, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बन के आता है कि न्यायालय की डेफिनेशन में क्या आता है। तो इसमें टर्म्स बना के दे देते हैं कि क्या हर न्यायाधीश, न्यायाधीशों का निकाय, या फिर बोल देते हैं कि अगर कोई बंद कमरे में कोई कार्रवाई जिसपे मामले का विचारण चल रहा है, सी और डी जो है ए व बी, तो आपको लगाना है ए और बी, यानी हर न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय जो विधि द्वारा अपॉइंट किया गया है न्यायिक कार्य करने के लिए, वो न्यायालय की श्रेणी में आता है, न्यायालय समझा जाता है। सेक्शन 20 ये डिफाइन करता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आईपीसी में जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। अब इसमें एक दृष्टांत हम पढ़ लेते हैं कि मद्रास संहिता, इसे ध्यान रखें, आप टर्म नोट कर लें, हैंड नोट्स भी बना सकते हैं शॉर्ट। इसमें बताया गया है कि मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7, मद्रास संहिता 1816 का जो विनियम 7, यानी इसको याद कर रहे हैं, मद्रास संहिता 1816 विनियम 7 के अर्थ
में कार्य करने वाला पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति है न्यायालय है। यानी इसमें एक टर्म बताया गया है, मद्रास संहिता 1816 का जो विनियम 7 है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पंचायत है, कोई पंचायत है जिसे किसकी अधिकारिता है, वादों का विचारण करने की, दूसरी कंडीशन या अवधारण करने की, यानी किसी मैटर पर वह कोई मैटर है उसको डिसाइड कर सके, फाइनल कर सके, तो ऐसी अधिकारिता अगर पंचायत को है मद्रास संहिता 1816 विनियम 7 के अकॉर्डिंग, तो वह भी न्यायालय की श्रेणी में आएगा। सेक्शन 20 में ये आप इम्पोर्टेंट नोट कर लें, कहीं से ये डीपली क्वेश्चन से अगर इसमें पूछ लिया जाए कि क्या पंचायत जो मद्रास संहिता 1816 विनियम 7 के अकॉर्डिंग वादों का उदाहरण करती है तो क्या न्यायालय की श्रेणी में आती है, तो हाँ, आईपीसी सेक्शन 20 में दिया हुआ है मद्रास संहिता 1816 विनियम 7 के अकॉर्डिंग अगर पंचायत है जिसको पावर है वादों का विचारण अवधारण करने की शक्ति, तो वह न्यायालय की श्रेणी में आएगी सेक्शन 20। बस इसमें हमें इतनी ही चीज ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 21। अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन आता है सेक्शन 21 से। डायरेक्ट में आप खोल लीजिए। सेक्शन 21 है हमारा लोक सेवक। अब इसको हम डायरेक्ट से एक बार रीड कर लेते हैं। सेक्शन 21 जो है पब्लिक सर्वेंट की जो है डेफिनेशन देता है। काफ़ी बड़ा सेक्शन है, मेंस में भी पूछा जाता है, लेकिन हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें स्पष्टीकरण और दृष्टांत भी दिए हुए हैं, तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो इसमें पश्चात निम्नलिखित में से किसी में आता है। इसमें दिया हुआ है, पहला तो निश्चित हो चुका है, दूसरा भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना या हर आयुक्त ऑफिसर, तीसरा हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का, चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा अपॉइंट किया गया है। चौथा, न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है। आप बैलेट में देखते रहें, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते ये कर्तव्य है कि विधि द्वारा या तथ्य किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले, या उस संपत्ति का वहन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए, निर्वचन करे, न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया है। डायरेक्ट में आ जाएं आप पांचवा सेक्शन 21 में पांचवा, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य। छठा, हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय निश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। सातवां, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। आठवां, सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य सेवा या सुविधा की रक्षा करे। नवा, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करता है, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई संरक्षण निर्धारण या सुविधा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या राजस्व सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की सुरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। ये नवा पॉइंट हो गया। 10वां, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्घाटित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे। 11वां, हर व्यक्ति जो ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए, या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। और अंतिम में 12वां,
हर व्यक्ति जो ए पॉइंट सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। बी, स्थानीय प्राधिकारी अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा अधीन स्थापित नियम अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। तो इस तरह से ये काफ़ी लेंथी सेक्शन है, लेकिन हम इसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। अब आप हैंड नोट में नोट करिएगा इस सेक्शन को, जिसमें मेंस में भी आपको उन्हीं चीज़ों को लिखना है अगर ये सेक्शन 21 लोक सेवक आ जाता है। तो पहला टर्म है, सबसे पहले इसमें बताया गया है सेक्शन 21 लोक सेवक की डेफिनेशन कहाँ बताई गई है, धारा 21 में। तो लोक सेवक शब्द जो है उस व्यक्ति का द्योतक है, यानी ऐसे व्यक्ति का द्योतक है या उसकी ओर इसका अर्थ में है व्यक्ति का द्योतक है जो इन 12 व्यक्तियों में यानी इन 12 श्रेणियों में आता है, 12 श्रेणियों में जो हम अब आपको बताएंगे 12 श्रेणियों में से आता है। आपको ये लिख सकते हैं मेंस में कि लोक सेवक जब शुरू करेंगे तो लोक सेवक जो है उस व्यक्ति का द्योतक है जो 12 श्रेणियों में आएगा। अब वो कौन सी 12 श्रेणियां हैं हम बताते हैं। पहला तो हो चुका है निश्चित, इसका जो पहला पैरा निश्चित हो चुका है। दूसरा पैरा है भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना, भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना। भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, यानी इनमें जो आयुक्त ऑफिसर होते हैं वह लोक सेवक हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा टर्म है हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई आता है जिन्हें न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे वह स्वयं करे या किसी व्यक्ति के निकाय के रूप में करे, विधि द्वारा उन्हें सशक्त किया गया है। तीसरा नोट करें, हर न्यायाधीश जो जिसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति आता है, यानी हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, ऐसा व्यक्ति जो है आता है जो पहली कंडीशन न्याय निर्णय यानी कोई डिसीजन ले सकता है। दूसरा किसी न्याय निर्णय कार्यों का जो लीगल प्रोसीडिंग होती है चाहे वो स्वयं करे या व्यक्तियों के किसी समूह के रूप में करे, या निकाय भी कह सकते हैं इसको, निकाय के रूप में करने वाला जो विधि के द्वारा अपॉइंट किया गया है, लॉ के द्वारा अपॉइंट किया गया है जिस व्यक्ति को कि वह कोई न्यायिक कार्य करे, न्याय निर्णय कार्य करे, चाहे स्वयं करे या व्यक्ति के निकाय यानी समूह में शामिल होकर करे, लेकिन विधि के द्वारा जिसको अपॉइंट किया गया है वह हर न्यायाधीश, ऐसा वो न्यायाधीश कहलाता है और वह हर न्यायाधीश जो है लोक सेवक की श्रेणी में आता है। तो ये तीसरा पैरा जो है इसका ये कहता है इंपॉर्टेंट टर्म। तो पहला है तो निश्चित हो चुका है। दूसरा भारत की सेना होगी, नौसेना, वायुसेना के जो आयुक्त ऑफिसर होते हैं वो लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। तीसरा हर न्यायाधीश भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है जो विधि के द्वारा न्याय निर्णय कार्यों को करने के लिए कार्य कर रहा है। तो ये 3 टर्म्स हमको याद हो चुके हैं। अब चौथा टर्म, बोल रहा है न्यायालय का हर ऑफिसर जिसमें समापक, रिसीवर और कमिश्नर आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत क्या आता है, इनमें जो शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको याद रखना है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि लॉ में पढ़ाई का यही रूल है कि जो बैरेक्ट में वर्ड दिए हैं वो एज इट इज आपको वैसे के वैसे ही याद रखने हैं, आप इसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते। तो न्यायालय का हर ऑफिसर जिसमें समापक, रिसीवर और कमिश्नर आता है, ये आता है जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते
क्या करते हुए है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे। यानी न्यायालय का ऐसा ऑफिसर जो इसमें समापक, रिसीवर और कमिश्नर आता है, जिसका वह कर्तव्य है यानी उसकी ड्यूटी है कि वह क्या करे, विधि या किसी तथ्य के मामले में, यानी लॉ है या किसी फैक्ट है, विधि या तथ्य के मामले में क्या करता हो, उस रिलेटेड से के मामले में अन्वेषण करता हो, इन्वेस्टिगेशन करता हो। दूसरा टर्म है क्या करता हो, कोई रिपोर्ट करे किसी प्रकार के मामले की, अगर उसके पास रिपोर्ट आती है तो उसको रिपोर्ट को लिखे, रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है उसको बना सकता हो, यानी वो बनाए। ये टर्म उनमें से निकल कर आ रहे हैं, तो बनाए। और तीसरा एक और है, चौथा, अधिप्रमाणित नहीं अटेस्टेड करे, यानी इतनी पावर है कि उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर सकता है, अधिप्रमाणित कर सकता है। तो ये हुआ अन्वेषण करे, रिपोर्ट करे, दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे। इसके अलावा किसी संपत्ति का भार संभाले, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है या सरकारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सॉरी, उसको संभाल सकता है, संपत्ति का भार संभाले, या लिख सकते हैं आप संभाले, संपत्ति को भार संभाले, या उस संपत्ति का वहन कर सकता हो, उस संपत्ति का क्या कर सकता हो वह ऑफिसर, व्यय कर सकता हो, वहन यानी उसको इन्वेस्ट, मतलब सरकारी रूप से विधि द्वारा आबद्ध होकर उसका वहन कर सकता हो कि इसको इस अब दिशा में उपयोग में लिया जाए, तो ऐसी शक्ति वह रखता हो। या न्यायिक जो आदेशिका है उसका निष्पादन करे, इम्पोर्टेंट, कोई न्यायिक आदेशिका है जो आए हुए है कोर्ट के ऑर्डर से, उसका निष्पादन कर रहा है, वो उसको प्रोसेस में ला रहा है, उस प्रक्रिया पे काम कर रहा है, तो उसको ऐसी आदेशिका पे काम करने की वो शक्ति रखता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। संपत्ति का भार संभालने वाला लोक सेवक है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है उसका वहन यानी उसका उपयोग जो है लिया जा सके, किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जा सके कि हाँ यहाँ पर ये प्रयोग हो सकता है, तो उसको वहनित करने की पावर रखता है, ऐसा व्यक्ति लोक सेवक है। इसी तरह से कोई शपथ ग्रहण करवाता हो, शपथ ग्रहण करवाने वाला यानी कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को शपथ ग्रहण करवा सकता हो, तो वह लोक सेवक में आता है। निर्वाचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, जो वर्ड हम लिख रहे हैं इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं याद रखने के लिए। निर्वाचन करे यानी उसकी व्याख्या करने वाला, या क्या बोले, न्यायालय में व्यवस्था बनाने वाला, न्यायालय कोर्ट रूम में, न्यायालय में व्यवस्था यानी न्यायालय में जो मैनेजमेंट संभालने वाला व्यक्ति है, कोई न्यायिक व्यवस्था संभालने वाला, तो वह लोक सेवक है। तो इस तरह से ये टर्म्स जो है चौथे पैरा में बताए गए हैं, जो हमने पढ़े कि कौन व्यक्ति लोक सेवक होता है। ऐसा ऑफिसर, समापक या रिसीवर जो लोक सेवक हो सकता है, जो इन टर्म्स में आता है, जो अन्वेषण कर सकता है, रिपोर्ट तैयार कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट बना सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड यानी अधिप्रमाणित कर सकता है, किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका भार संभाल सकता है, उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए जनता के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, तो उसका वहन कर सकता है, उस संपत्ति का। न्यायिक कोई आदेशिका है उसका पालन कर सकता है, शपथ ग्रहण करा सकता है, निर्वचन कर सकता है, न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखने वाला व्यक्ति जो है लोक सेवक की श्रेणी में आता है। तो इस तरह की ड्यूटीज बताई गई है इस चौथा में, जो ऐसी ड्यूटीज का पालन करने वाला जो व्यक्ति होगा वो लोक सेवक होगा। ये टर्म है, इसमें विशेष रूप से आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप कीवर्ड में याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें मेंस में काफ़ी लिखना होता है, लेकिन अगर हम एज इट इज जो डायरेक्ट में लिखे हुए वर्ड्स हैं उनका यूज़ करके लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे हमारे, और हम अपने मन से बना के लिखेंगे तो फिर वो डाउटफुल है। तो ये हो गया चौथा। अब आते हैं पांचवें में, आप इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं कीवर्ड्स। अब आ जाते हैं हम पांचवें में। पांचवा जो पैरा है, हैंड नोट बनाए, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य। यानी क्या बोला गया है, न्यायालय या लोक सेवक, न्यायालय या लोक
सेवक। अब यहाँ बोला गया है यदि कोर्ट की या लोक सेवक की सहायता करने वाला, सहायता करने वाला, न्यायालय लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, दूसरा टर्म असेसर, हमें इन्हीं वर्ड्स को याद रखना है, ये आईपीसी में है। असेसर पंचायत का सदस्य, ये क्या है, लोक सेवक हैं। आपको ये याद रखना है, 5वें पैरा में ये लिखा हुआ है और आपको भी यही लिखना है। न्यायालय का या लोक सेवक है उसकी हेल्प करने वाला, सहायता करने वाला हर जूरी जो सदस्य होगा, असेसर होगा या पंचायत का सदस्य होगा, वह लोक सेवक है। सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग 5वां पैरा। छठा पैरा आ जाते हैं। अब छठे में पैरा में बताया गया है कि हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, मीडिएटर या कोई अन्य व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, जो किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है। यानी ऐसा मीडिएटर या अन्य व्यक्ति जिसको, यानी इस व्यक्ति को, यानी ये कोई मध्यस्थ है, मीडिएटर है या अन्य व्यक्ति है जिसको कोई न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा, अन्य जो विधि द्वारा अपॉइंटेड सक्षम प्राधिकारी है उसके द्वारा, प्राधिकारी द्वारा या इनके द्वारा हाँ, तो मध्यस्थ या अन्य कोई मीडिएटर है जिसको न्यायालय ने या अन्य कोई सक्षम प्राधिकारी है जो कार्य कर रहा है विधि के द्वारा, यानी विधि के द्वारा आबद्ध होकर या उसके ड्यूटीज में, तो उसके द्वारा अगर उस व्यक्ति को रेफर किया जाता है, क्या रेफर किया जाता है, कोई विनिश्चय या रिपोर्ट, कोई विनिश्चय, यानी आप इसका विनिश्चय पर कार्य करें या कोई रिपोर्ट है उसको उस पर कार्य करें, यानी कोई विनिश्चय या रिपोर्ट उसको ट्रांसफर की जाती है किसी पर कार्य करने के लिए। तो ऐसा मध्यस्थ व्यक्ति जो उस रिपोर्ट और विनिश्चय पर कार्य करेगा, जो न्यायालय या कोई अन्य सक्षम जो प्राधिकारी उसने जिसको भेजा है, तो ऐसा मध्यस्थ और अन्य व्यक्ति भी अब जो है लोक सेवक की श्रेणी में आ जाएगा। ये इसका छठा पैरा कहता है, यानी ट्रांसफरी, यानी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई विनिश्चय रिपोर्ट का जो ट्रांसफरी यानी मध्यस्थ और अन्य व्यक्ति है जो जिस पर उस पर कार्य करेगा, क्या उसे अब लीगली बाउंड हो चुका है कि वो कार्य करे, तो मध्यस्थ और अन्य जो व्यक्ति होगा, वो थर्ड पर्सन जो होगा, अब लोक सेवक की श्रेणी में आ जाएगा। ये छठा पैरा कह रहा है। तो आप इसे ध्यान रखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जहाँ न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई विनिश्चय रिपोर्ट के लिए निर्देशित की गई है किसी मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति को, तो उस कंडीशन में वह भी लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। यह आईपीसी का छठा पैरा कह रहा है सेक्शन 21 में। अब आ जाते हैं हम सातवां। सातवां पैरा हमारा बोल रहा है हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। इंपॉर्टेंट, यानी कोई व्यक्ति है या हर व्यक्ति या कोई व्यक्ति, इसमें इस तरह के वर्ड यूज होते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा पोस्ट पे है, ऐसे पद को धारण करता है, यानी ऐसे पोस्ट पे है जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकता है, परिरोध में कर सकता है। परिरोध यानी उसे अपने
अभिरक्षण में ले सकता है, प्रतिरोध में करने या रखने के लिए, प्रतिरोध में कर सकता है यानी गिरफ्तारी जिस तरह से, या रख सकता है। तो रखने के लिए सशक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। जैसे पुलिस जो अधिकारी है वह किसी व्यक्ति को जो है किसी अपराध को अंजाम दे रहा है, तो उसको उस अंजाम को यानी अपराध को रोकने के लिए उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, अपने प्रतिरोध में कर सकता है, रख सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। जैसे पुलिस अधिकारी है या पुलिस कांस्टेबल है या कोई भी एसआई है, तो वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और ऐसा पद धारण किए हुए है। तो इस तरह की जो इस कंडीशन बन रही है कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक है, कि आप लोक सेवक को किस तरह से पहचानेंगे, तो ऐसा करने वाला लोक सेवक कहलाएगा 7वें टर्म के अनुसार। 8वां टर्म जो है आठवां टर्म हमारा बोलता है ऐसा अधिकारी जो अपराधों की इतला देता है, लोक व्यवस्था सेम सुविधा की सुरक्षा करे। यानी ऐसा अधिकारी है जो ऐसी पावर रखता है जो अपराधों की इतला देता है, यानी किसी शहर या गांव में कोई क्राइम होता है तो उसकी सूचना देता है, गुप्तचर, अपराधों की इतला देने वाला, गुप्तचर रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति। तो ऐसा अधिकारी जो अपराधों की इतला देता है या जो है लोक स्वास्थ्य और सेम की सुरक्षा के लिए, यानी जनता की स्वास्थ्य के लिए, उसकी कुशल क्षेम के लिए, यानी उनको कोई क्षति नहीं पहुंच रही हो, सुविधा के लिए कि उन्हें किसी प्रकार का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा हो, तो सुविधा के लिए ऐसा कोई कार्य करने वाला व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है कि जो अपराधों की इतला दे रहा है, लोक स्वास्थ्य सेम और सुविधा के लिए कार्य कर रहा है, तो ऐसा जो अधिकारी होगा जो अपॉइंट किया हुआ है वह भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। सेक्शन 21 8वां पैरा। 9वां आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, आप इस तरह से इसको याद रखते हैं इजी वे में। जो हम बता रहे हैं 12 श्रेणियों में से 8 श्रेणियां पूरी हो चुकी है, आपको 12 श्रेणियां लिखनी है, मेंस में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। 9वां, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य है कि सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे। पहला टर्म क्या है, ऐसा ऑफिसर जिसका कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वह क्या करे, पहला टर्म कि सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे। यानी सरकार की ओर से अगर कोई संपत्ति उसे दी जाती है कार्य के लिए, सरकार की ओर से संपत्ति को तो ग्रहण करने की क्षमता रखता हो, शक्ति रखता हो, यानी सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे, पहला टर्म इसमें दिया है। दूसरा टर्म संविदा करने, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने के लिए सक्षम हो। तीसरा जो है सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित मामलों में अन्वेषण करने, सरकार के धन संबंधी जो हित होते हैं उनमें अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन करता हो, अन्वेषण करता हो, उनकी जांच करने की पावर रखता हो। तो अन्वेषण करने, सरकार के धन संबंधी जो रिलेटेड हित हैं, यानी किसी भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अगर धन संबंधी रिलेटेड रिलेशन है, उनमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो उनका अन्वेषण करने की पावर रखने वाला व्यक्ति। तो इस तरह से ये बताया गया है इसमें। और डॉक्यूमेंट बनाता हो, इनसे संबंधित दस्तावेजों का निर्माण करेगा। इसके अलावा अधिप्रमाणित, उन्हें अटेस्टेड, वेरीफाइड करेगा। अधिप्रमाणित करेगा। तो इन सभी कार्यों को करने वाला व्यक्ति जो ऑफिसर होगा, ऐसी ड्यूटीज को पालन करने वाला जो ऑफिसर होगा, यानी सरकार की ओर से कोई संपत्ति को वो ग्रहण करेगा, संविदा कर सकता हो, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित कोई अन्वेषण कर सकता हो, दस्तावेज का निर्माण कर सकता हो,
उनको अधिप्रमाणित कर सकता हो। तो ऐसे कर्तव्यों का पालन करने वाला जो ऑफिसर होगा पैरा 9 के अकॉर्डिंग लोक सेवक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन बनकर आ रहा है कि क्या ये लोक सेवक की श्रेणी में आता है, अगर वो इस तरह के कार्य को कर रहा है तो वो लोक सेवक है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब आ जाता है 10वां। पैरा बोलता है किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए। ग्राम, गांव में, किसी नगर में, किसी ग्राम, नगर या जिले, कोई डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहा है, जिले में धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए। धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए, यानी धर्मनिरपेक्ष कार्यों के लिए, उनके सामान्य प्रयोजन के लिए क्या कर रहा हो कि ऐसा कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी, उसको ग्रहण कर रहा है जो इस पर्पस से है, इस पर्पस से है जो संपत्ति को ग्रहण कर रहा है। ऐसा व्यक्ति संपत्ति को ग्रहण कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, प्राप्त कर रहा है या उद्ग्रहित कर रहा है, यानी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या उसको कब्जे में ले रहा है, तो उद्ग्रहित कर रहा है, या कोई दस्तावेज बना रहा है, डॉक्यूमेंट उससे रिलेशन से, यानी इन कार्यों से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, उनका अधिप्रमाणित कर रहा है, अटेस्टेड अधिप्रमाणित कर रहा है। तो इन सभी कार्यों को करने वाला जो इस पर्पस से हो कि धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए कोई गांव में, नगर में या जिले में कोई संपत्ति को, ऐसा व्यक्ति जो सरकार की तरफ से अपॉइंटेड विधि द्वारा आबद्ध संपत्ति को ग्रहण कर रहा है, उसको प्राप्त कर सकता है, उसको उद्ग्रहित कर सकता है, उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट बना सकता है, या उसका जो है क्या कर सकता है, अभी प्रमाणन, यानी उसको अटेस्टेड कर सकता है, वेरीफाइड कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ऐसी कंडीशन में आ रहा है तो वह लोक सेवक है सेक्शन 21 में। ये 10वां पैरा हो गया। अब 11वां। 12 श्रेणियों में से हम 11वीं श्रेणी पे आ गए हैं। इंपॉर्टेंट 11वां है निर्वाचक नामावली तैयार करना। चुनाव से संबंधित निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली तैयार करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति या ऑफिसर, प्रकाशित करने वाला, उनको पब्लिश करने वाला। तीसरा, पुनरीक्षित निर्वाचन का संचालन करने वाला, हम इसे लिख सकते हैं निर्वाचन का, यानी जो चुनाव से संबंधित कार्य हो रहे हैं उनका संचालन करने वाला, निर्वाचन का संचालन करने वाला। जो इस तरह के कार्यों को करने वाला जो व्यक्ति होगा, जैसे निर्वाचक नामावली है उनको तैयार करना, उनका प्रकाशन करना, निर्वाचन का संचालन यानी चुनाव से संबंधित जो कार्यों को संचालित कर रहा है, उनका मैनेजमेंट कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, लोक सेवक की श्रेणी में आता है। ये हो गया हमारा। और अंतिम आता है हमारा 12वां पैरा, यहीं पे हम पढ़ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति, हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो। क्या बोला गया है, जो सरकार की सेवा में यानी सरकारी सेवा में है और या उस सरकार से वेतन प्राप्त करता है, सरकार से उसे नौकरी करता है तो उससे वेतन प्राप्त होता है, तो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस प्राप्त करता है, यानी कोई पब्लिक ड्यूटी है जिसका वो उस पर कार्य कर रहा है और सरकार से फीस प्राप्त कर रहा है उससे, उस कार्य के लिए, मतलब सरकारी व्यक्ति भी न हो, मान लीजिए सरकारी नौकरी में हो, लेकिन पब्लिक ड्यूटी कर रहा है और उससे सरकार की ओर से उसे फीस मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, तो सरकार से फीस प्राप्त करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। या कमीशन के रूप में अगर
पारस कमीशन के रूप में उसे कमीशन मिलता हो इस तरह की ड्यूटीज का पालन करने के लिए सरकार की ओर से कमीशन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है तो वह लोक सेवक है। तो इस तरह से कंडीशन है। इसी तरह से एक और कंडीशन है इसमें, ये तो ए कंडीशन हो गई और एक बी कंडीशन जिसे आप नोट कर सकते हैं हैंड नोट में। स्थानीय प्राधिकारी लोक निगम कोई लोकल अधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी लोक निगम या सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है। सरकारी कोई कंपनी है उसकी सेवा में है या वेतन में है, यानी कोई सरकारी स्थानीय प्राधिकारी है, लोकल ऑफिसर है, लोकल स्तर पर कार्य कर रहा है, जो लोक निगम या सरकारी कंपनी है उसमें सेवा करता है या उससे वेतन प्राप्त करता है, तो वह भी जो है 12वें पैरा के अंतर्गत जो है लोक सेवक की श्रेणी में आता है। तो ये कंडीशनें सामने निकल कर आई 12वें पैरा में कि हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है, सरकार से वेतन प्राप्त कर रहा है या कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहा है लेकिन सरकार की सेवा में नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं है लेकिन पब्लिक ड्यूटी कर रहा है और जिससे उसके कारण उसको सरकार से फीस मिल रही है या कोई कमीशन प्राप्त हो रहा है पारिश्रमिक के रूप में, तो वह भी लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। उसी तरह से स्थानीय प्राधिकारी जो होते हैं या लोक निगम या सरकारी कंपनी से सेवा या वेतन प्राप्त करते हैं वह लोक सेवक होते हैं। तो इस तरह से ये एक तरह से एक सिचुएशन निकल कर आती है। इनमें 12 कंडीशन में 12 श्रेणियों से आप निकाल सकते हैं कि कौन व्यक्ति लोक सेवक है, कौन व्यक्ति लोक सेवक नहीं है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं नोट में। और ये सेक्शन 21 जो है मेंस में इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना होता है काफ़ी। तो ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है हमने उनको निकाल कर लिखा कि आप यही चीज़ों को ध्यान में रखें, बाकी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम नेक्स्ट क्लास में इस सेक्शन जो 21 है इसमें अभी कुछ और भी बाकी है जिसमें कुछ केस लॉज को डिस्कस करेंगे हम, यानी इसमें केस लॉज नोट करवाएंगे जो बैरक में नहीं होते हैं लेकिन ये एग्जाम में जो मेंस का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये सभी डिटेल लिखकर उन केस लॉ को भी लिखना है। और इसके अलावा स्पष्टीकरण भी हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम केस लॉ और स्पष्टीकरण जो दे रखे हैं इसमें उनको डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 21 लोक सेवक है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और ये इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं आप बैरक में। इम्पोर्टेंट फॉर मेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और आता ही है कभी। इसमें लोग इन वर्ड्स को यानी इन चीज़ों को अगर आप वैसे एज इट इज़ जैसे हमने बताया है ऐसा लिखेंगे इस परिभाषा के रूप में तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो इस तरह से आज हमने आज की क्लास में इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 21 को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम केस लॉज हैं जिनके बारे में आपको नोट करवाएंगे। तो आज क्लास में इतना ही। और आप लीगल बज़ ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ पर आप प्री और मेंस परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनका प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।